हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, गुड, बहुत अच्छे। अब देखो बेटे, हम लोग का मूड आ गया पढ़ाई करने का ना। अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक। और जब मूड आ जाए तो पढ़ना ही चाहिए, उसमें और कुछ काम नहीं करनी चाहिए। हाँ, और हमारा जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको रहेगा ही रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, लेसन 1, ठीक, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। और अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, क्या होता है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक, 0 to इन्फिनिटी, जो हमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना है और आगे ठीक बढ़ते जाना है इन्फिनिटी तक, जहां तक भी हमारा मन करे, जहां तक भी मन हो हमें सीखने का, हम सीखते चले जाएं। राइट बच्चे, अब आता है अगली बात कि किनसे सीखना है, सिखाने वाले कौन हैं? सिखाने वाले सर का नाम है आपके धीरज सर, जिनको बच्चे प्यार से क्या कहते हैं? केमिस्ट्री सर कहते हैं। आप भी कह सकते हो। ठीक, फिर मैं कभी बताऊंगा कि कैसे मुझे लोग केमिस्ट्री सर कहने लगे, और फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा। आज पहली क्लास में अपने बारे में ज्यादा बताऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, पहले दोस्ती हो जानी चाहिए, फिर अपने बारे में बताओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। अनजान लोगों से सुनना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। क्या है सॉलिड? जब कभी हम आते हैं कि भाई सॉलिड किसको कहते हैं, तरह तरह से डेफिनेशन मिलता है हमें कि ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका रिजिड स्ट्रक्चर हो, ठीक, जिसका डेफिनिट शेप हो, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम हो। बहुत तरीके से आंसर करते होंगे, आपके दिमाग में भी बहुत तरीके से आंसर आता होगा। हाँ, क्लियर। तो मगर जब कभी हम ऐसे आंसर्स को ठीक ये करते हैं कि भाई नहीं ये गलत आंसर है, तो बच्चे करते नहीं सर ठीक तो कह रहे हैं। हाँ, फिर जब डिस्कशन शुरू होती है, क्रॉस क्वेश्चन शुरू होता है, लगता नहीं सर ने सही कहा, ये आंसर हमारा गलत है। अब जैसे डेफिनिट शेप की बात कहते हैं कि सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, मगर देखो आपका क्या कहते हैं, पेपर हो गया, हाँ ये टी शर्ट हो गया, क्लॉथ हो गया, कोई भी और बड़े सारे सब्सटेंस है जिनके शेप को आप जब मर्जी चेंज कर देते हो। हाँ, तो ये कह देना कि डेफिनिट शेप होगा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा आंसर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, और ये तो गलत नहीं है बेटे। कहाँ पे बड़े सारे सॉलिड हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एग्जांपल रबर देखो ना, आप थोड़ा सा फोर्स लगा दो, क्या होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, फिर श्रिंक कर जाता है, फोम को स्क्वीज कर देते हो। बड़े सारे एग्जांपल है जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर वो सॉलिड होता है। राइट। उसके बाद देखोगे इसके आगे ठीक डेफिनिट वॉल्यूम कह देते हैं बच्चे। भैया डेफिनिट वॉल्यूम तो लिक्विड का भी होता है, शेप उसका सेम होता है मगर वॉल्यूम डेफिनिट रहता है। यानी हमारा ये तीनों डेफिनेशन प्रॉपर नहीं था। हाँ, और तीनों को इकट्ठा कह देने से भी आंसर नहीं होगा, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम हो, रिजिड स्ट्रक्चर हो, हाँ, और डेफिनिट शेप हो, वो सॉलिड होगा। राइट, ये बात भी नहीं चलने वाला है। ठीक, अब क्या है कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारा होना चाहिए? दो सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। अब देखो कोई भी तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करेगा, सॉलिड का डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि जिसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया। कैसे? अब आपका देखो शॉर्ट सॉलिड है ना, क्यों मेल्ट नहीं किया, मेल्टिंग पॉइंट उसका रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। फिर क्या हो गया आगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात नहीं रह गई। आपका रबर भी सॉलिड हो गया, फोर्स वीक है मगर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ये सॉलिड है। हाँ, तो जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस का, उसी को डेफिनेशन में कहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और शायद आपके हिसाब से यही हो जाएगा कि दो सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड। इसके बाद आता है आगे बेटे कि भाई कौन कौन से सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है बेटे, सॉलिड आपका नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड आपका मैनमेड भी हो सकता है, और सॉलिड आपका दोनों चीज का मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ मैनमेड हो और कुछ पार्ट उसका नेचुरल भी हो। अब जैसे देखो आपका डायमंड,
क्या है, नेचुरल है। और ये जो ब्रिक होता है ये मैन मेड है, हमने सॉइल से बना लिया है। और जो ये पेंसिल है, पेंसिल में क्या है, ग्रेफाइट आपका नेचुरल है, ठीक है, वुड आपका नेचुरल है, मगर इसके पीछे जो रबर लगा हुआ है वो क्या है, मैन मेड हो जाता है, ठीक है, हाँ, सिंथेटिक भी होता है। तो इस तरह से सॉलिड नेचुरल भी है और क्या है, मैन मेड भी है। हाँ, इसके बाद आ गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, हमने क्या कहा था कि सारी बातें सही कही गई है, मगर जो सबसे अप्रोप्रिएट बात है वो डेफिनेशन बन गया। अब कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देगा, ब्लो करना शुरू कर देगा, मूवमेंट शुरू कर देगा, ठीक है, तो सॉलिड नहीं रहेगा, राइट। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। पार्टिकल अगर दूर दूर है, ठीक है, तो उसके बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, लैटिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हाँ, पास पास रहता है चीजें तो लैटिस स्ट्रॉन्ग होता है और तब क्या हो जाता है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिक्स्ड एज लेंथ होता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका एज लेंथ ए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो फिर क्या होता है, एक और प्रॉपर्टीज बड़ा यूनिक होता है उसका कि डेंसिटी भी फिक्स होता है, राइट, क्लियर। डेंसिटी कैसे फिक्स होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक। अब आप डेंसिटी लिखते हो, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। अब सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल फिक्स है तो मास फिक्स हो गया। अब देखो ए, तो उसका क्या करोगे, वॉल्यूम ए क्यूब निकालोगे, किसी भी शेप में होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा सिंपल क्यूबिक जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम हो उसका क्यूब कर लेते हैं, तो ए क्यूब। और किसी भी शेप में होगा वॉल्यूम तो उसका फिक्स होगा ही, जबकि एज लेंथ फिक्स है तो, ठीक है, तो इसलिए उसका डेंसिटी भी क्या होता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर है, ये हम कह सकते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज नहीं है इसका कि डेफिनेशन बन सके, मगर सॉलिड है डेफिनेट क्या चीज, स्ट्रक्चर। थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाते उसका शेप चेंज होता है, कि एक बार वो अपने आप भी चेंज करता है, उसको स्यूडो सॉलिड कहेंगे, ठीक है, ये भी हम लोग आगे देखते हैं, राइट, ठीक। उसके बाद मोस्ट ऑफ सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, मोस्टली जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं, वो कंप्रेस्ड नहीं होते, मोस्टली कुछ फ्यू जो है उसमें कंप्रेशन की बात आती है, मगर ये भी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, फिर प्रॉपर्टीज हो गया, आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे बेटे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। भाई ऐसा मन में आ जाता है हमारे कि एक चीज बताओ सर कि सॉलिड लिक्विड गैस होता कैसे, ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटे फिजिकल स्टेट जो है 2 चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या चीज, अट्रैक्शन पर, अट्रैक्शन, और थर्मल फोर्स ऑफ क्या चीज, रिपल्सन, ठीक है। ये 2 फोर्स है, इन दोनों फोर्स के बीच कंपटीशन चलता है और उन कंपटीशन के बाद क्या होता है, एक वो फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, ठीक। तो जैसे मॉलिक्यूलर फोर्स अब क्या हो गया, अट्रैक्शन, और थर्मल फोर्स क्या हो गया, रिपल्सन। अब आपको पता है अट्रैक्शन से क्या होगा, चीजें पास आना चाहेगा, और रिपल्सन से क्या होगा, चीजें दूर जाना चाहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटे जब कभी ऐसा हो गया कि इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जो थर्मल फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इधर की तरफ क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा। हाँ बच्चे, अब इन दोनों फोर्स के बीच कंपटीशन है, अगर ऐसा हो गया कि क्या, कौन सा विन कर गया, मॉलिक्यूलर फोर्स विन कर गया, तो क्या हो जाएगा, चीजें सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पार्टिकल पास हो गया है, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा दूर पे नहीं है तो सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो गया है, ठीक। हाँ, उसके बाद दूसरा हो गया कि अगर मॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल फोर्स क्या काउंटर बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद अगर थर्मल फोर्स विन कर गया तो क्या हो जाएगा, चीजें गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और ठीक, कई बार क्या होता है बेटे, एक और चीज ध्यान दोगे कि जब कभी लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइन करके क्या करते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है।
फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्यों, इनके मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, टेंडेंसी ब्लो करने का, मूव करने का होता है टेंडेंसी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फिर एक बार सब्सटेंस को दो तरह से क्लासिफाई भी करते हैं हम लोग, एक कहते हैं सॉलिड और दूसरा कहते हैं फ्लूइड। हाँ, और फ्लूइड के फिर दो पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन सा, एक लिक्विड और गैस। राइट बच्चे, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें उसको फर्दर क्लासिफाई कर लेना चाहिए, तब ठीक है प्रॉपर आंसर हम कर पाते हैं। हाँ, बहुत छोटे बच्चे थे, सॉलिड हो गया काफी है, ये होता है सॉलिड, पर हमें उसको क्लासिफाई करके देखना चाहिए कि सॉलिड कितने टाइप का होता है। ठीक है बेटे, सॉलिड दो टाइप का होता है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो सॉलिड का दो टाइप होगा, एक कौन सा होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, दूसरा कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्लियर। अब देखोगे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या है, दोनों का प्रॉपर्टी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जो अलग होगा उसका डिफरेंस हो जाता है, और ज्यादातर दोनों में डिफरेंस ही डिफरेंस है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज कॉमन था कि ये सॉलिड है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होता है बेटे कि जब कभी ऐसा हो कि पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट हो 3D स्पेस में, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न आता हो, ठीक है, तब वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और पार्टिकल्स जब क्या हो 3D में रेंडमली अरेंज्ड हो, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं ऑब्टेंड होता हो इंटायर बॉडी में, ठीक है, तब तक वो क्या हो जाता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब आप ये छोटे से पार्ट में देखो तो हो सकता है कि एक पैटर्न ऑब्टेंड हो जाए, यहाँ पर ये पैटर्न है, यहाँ पे सेम, मगर इंटायर बॉडी पे एक पैटर्न नहीं आया, नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रैंडम हो जाएगा और ये एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इंटायर पैटर्न एक ही जैसा है पूरे इस पे, ठीक है। अब चूंकि पूरे बॉडी पे एक ही जैसा पैटर्न है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें क्या है, ये पैटर्न यहाँ पे सिमिलर है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि पूरे बॉडी पे पैटर्न एक जैसा नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसका दूसरा नाम है कि ये ट्रू सॉलिड कहलाता है, और ये क्या होगा, स्यूडो सॉलिड कहलाता है। ठीक है, ट्रू सॉलिड का मतलब हुआ ये स्ट्रक्चर अपना होल्ड कर लेता है, और स्यूडो सॉलिड में थोड़ा सा भी क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो अपना वो स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है बेटे। हाँ, अब देखो यहाँ पर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि यहाँ पे रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और यहाँ पर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। राइट। अब देखोगे बेटे पार्टिकल यहाँ पर क्या है, सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, इनका जो एज लेंथ है ये, ठीक है, ए फिक्स है। हाँ, और जब एज लेंथ फिक्स है, एट्रैक्शन फिक्स है, तो इसका क्या होगा, लैटिस फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। हाँ, ये फिक्स हो गया, जब इसका लैटिस फिक्स है तो लैटिस एनर्जी फिक्स हो गया, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जाकर वो वीक हो जाता है और वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर क्या है कि लैटिस देखो यहाँ पर काफी छोटा है, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा है, यहाँ पर और बड़ा है, तो यहाँ पर एक एवरेज लैटिस आता है। ठीक है, और जब भी एवरेज लैटिस आएगा, ठीक है, तो एक रेंज में वो मेल्ट करेगा, क्योंकि उसका लैटिस फिक्स है ही नहीं, लैटिस उसका चेंज हो रहा है। राइट बच्चे, क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, अगर आपने कहीं से भी इसको कट किया तो एक डेफिनेट पैटर्न आएगा। मान लो आपने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया तो एक डेफिनेट पैटर्न आ रहा है इसमें आप क्या करोगे, मान लो यहाँ से आपने कट किया तो एक डेफिनेट पैटर्न नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसको कहेंगे क्लीवेज प्रॉपर्टी। आफ्टर कटिंग क्या होता हो, रेगुलर पैटर्न आ जाए तो क्लीवेज प्रॉपर्टी है, और अगर नहीं आता है तो क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं है। राइट। इसके आगे आप देखोगे, ठीक, कि क्या होता है कि कई बार बच्चे आते कहते हैं सर देखो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक, सरफेस भैया स्मूथ है, मगर आप पॉलिश कर दो, रबिंग कर दो, उसे स्मूथ कर लो, एक जैसा कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिशिंग का प्रॉपर्टीज है, स्मूथनिंग सरफेस का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं आएगा। राइट। उसके बाद बेटे देखो क्या होता है, इट इज एन आइसोट्रॉपिक, यानी प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। इसका प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, कोई भी प्रॉपर्टीज आप देखोगे क्या होगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। कैसे, अब मान लो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया,
चेक करना है। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू x आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू y आएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, z आएगा। और यहाँ पर देखोगे क्या है, किसी भी डायरेक्शन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हो, x और x ही आ रहा है, यानी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन आइसोट्रॉपिक मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। अब कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ले लो। एक एग्जांपल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, यहाँ पर सेम है। रेजिस्टेंस देख लो, कंडक्टेंस देख लो, कंडक्टिविटी देख लो, कोई भी और प्रॉपर्टीज देख लो, राइट। क्या होता है, ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एमोर्फस में वो सेम रहता है, ठीक। इसके पीछे भी प्रॉपर एक रीजन है, प्रॉपर एक, ठीक है, आंसर है। क्या होता है, यहाँ पर पैटर्न में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, क्लियर, मगर फिक्स होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर अलग वैल्यू आ गया, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू आ गया, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू आ गया। डिफरेंट पॉइंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होता है, इसलिए, ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस वगैरह अलग अलग आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग होगा। और यहाँ पर सब क्या होता है, एक एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ पर जो भी वैल्यूज निकाल रहे हो आप एवरेज निकाल रहे हो, और यहाँ पर इंडिविजुअल हो जाता है, इसलिए वो क्या रहता है, डिफरेंट हो जाता है। अब आता है सर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। भैया देखो, जो डायमंड है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी मेटल्स हैं, ड्राई आइस, आयोडीन, सॉल्ट्स, ये सब बेटे क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। एमोर्फस कौन सा हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ड्राई वुड हो गया, ग्लास हो गया, ठीक। और यहाँ पर एक और लिख लो बेटे, क्वार्ट्ज, ठीक। अब देखो बेटे क्या होता है, हमने एग्जाम्पल 4 4 5 5 दे दिए, ठीक है, मगर आपकी समझ में लग रहा है कि सर ने 4 5 एग्जाम्पल दिया है। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे देखो, हमने यहाँ पर क्या क्या दिया, एमोर्फस में रबर। अब रबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक रबर है, बड़े टाइप के रबर हैं, सिंथेटिक रबर हैं, ठीक है, नेचुरल रबर है, बूना एस है, बूना एन है, कोई भी नाम लिखा होगा, ठीक है, आगे पीछे रबर लगा हुआ है, यानी क्या हो गया, और रबर आपका एमोर्फस हो गया, चाहे किसी भी तरीके से लिखा हो, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं कि मैं वही रहूंगा, मेरे आगे पीछे सफिक्स लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। यहां पर यही बात है। अब प्लास्टिक में भी नाइलॉन है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पीवीसी है, पीवीपी है, और बड़े तरह के प्लास्टिक है। प्लास्टिक कोई भी हो गया रहेगा वो एमोर्फस ही। पेपर में, ठीक है, चाहे वाटर प्रूफ लिख दे, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं सर वाटर प्रूफ लिखा हुआ था, हमने तो क्रिस्टलाइन कर दिया, नहीं, ठीक है। इस तरह से ग्लास में देखो, ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास, सर बुलेट प्रूफ लिखा हुआ था, नहीं, इवन क्रिस्टलाइन ग्लास लिखा होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन ग्लास लिखा होगा तब भी है वो ग्लास एमोर्फस ही रहेगा, ठीक है बच्चे। हाँ, इसी तरह से आपको क्या है, यहाँ पर सॉल्ट्स है, मेटल्स है, बड़े सारे मेटल्स हैं, ठीक है, बड़े सारे एग्जांपल्स आपके पास है। क्वार्ट्ज, ठीक है, एक यूनिक एग्जांपल है, इसके बारे में आगे भी पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक। अब देखो दोनों में डिफरेंस आता है, आप उसको लिख सकते हो, और इनमें पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लॉन्ग रेंज क्यों होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्यों होता है, ये एनाइसोट्रॉपिक क्यों होता है। और इन पॉइंट्स को जब तक आप नहीं लिखते हो, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट बच्चे। अब देखो अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि क्या हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सर क्रिस्टलाइन को एमोर्फस, एमोर्फस को क्रिस्टलाइन बना सकते हैं, ठीक है। कई बार तो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ सर ने जब टॉपिक डाल दिया, टॉपिक आ ही गया है, तो क्या होगा, एमोर्फस से क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन से एमोर्फस कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, ठीक है, किसी के लिए अच्छे हो जाते हैं, किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है बेटे, आप क्या करो, एमोर्फस सॉलिड को तब तक हीट करो जब कि वो मेल्ट हो जाए,
ज्यों ही वो मेल्ट हो जाए तो आप उसको क्या करना, स्लोली कूल करना। स्लो कूल करने से पार्टिकल को एक डेफिनेट पोजीशन पर म्यूचुअल फोर्स के साथ आने के लिए टाइम मिल जाता है, तो एक पैटर्न ऑब्टेन कर लेगा और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। अब जैसे आयोडीन है, ब्लू ब्लैक है, उसको आप हीट कर दो, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। स्लोली उसको कूल करना है, धीरे धीरे, ठीक है, रैंडम नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो मेटेलिक ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक। और यहां पर क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक। जब ये ओपेक हो गया इसका मतलब क्या था, ये एमॉर्फस था, और जब ट्रांसलूसेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म आ गया है, ठीक है। ये दो चीजें, चेंज इन कलर और चेंज इन प्रॉपर्टीज, इंडिकेट करता है कि क्या हो रहा है, ये क्रिस्टलाइन से, ठीक है, सॉरी, एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, आप बिल्डिंग में देख लो, पुराने बिल्डिंग्स में देख लो, काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ग्लास, जैसे क्या कहते हैं, शीश महल में चले जाओ और दिल्ली के लाल किला में चले जाओ, ग्लास पैनल में कहीं कहीं पे व्हाइटनेस दिखाई पड़ती है, मिल्कीनेस दिखाई पड़ता है। वो मिल्कीनेस उसके पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन कारण हुआ है, कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है। जहां पर ट्रांसपेरेंट है वो एमॉर्फस है, जहां पे ट्रांसलूसेंट और मिल्की हो गया है वो क्या हो गया, ठीक, क्या हो गया, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। राइट बच्चे, क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा कि क्या हम इसके अपोजिट और एक कन्वर्जन कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में ले आ सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, जब हम एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन बना सकते हैं तो क्रिस्टलाइन को भी एमॉर्फस बना सकते हैं। थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग करना होगा। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे, पहला प्रोसेस वही है, हीटेड टू मेल्ट। आप उसको क्या करना, ठीक है, हीट करना और क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, ऐसा देख लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद सडनली कूल कर लेना, मतलब पार्टिकल्स को एक म्यूचुअल पोजीशन पे आने का, म्यूचुअल फोर्स लगाने का टाइम मत दो। राइट, जो ही आपने उसको टाइम नहीं दिया, क्या हो जाएगा, वो एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली अरेंज हो जाता है। वैसा कौन सा एग्जांपल है, तो वही, आप जो आयोडीन मेटेलिक ब्लू था उसको हीट किया है, अब सडनली आप उसको कूल कर दो, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये ट्रांसलूसेंट था, ठीक, हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपेक हो गया। राइट बच्चे, क्लियर। तो मेटेलिक ब्लू से ब्लू ब्लैक कलर होना और ट्रांसलूसेंट से ओपेक होना कंफर्म कर रहा है कि अब आपका जो आयोडीन का सैंपल था वो क्या हो गया है, एमॉर्फस सॉलिड हो गया क्रिस्टलाइन से, ठीक। इसके बाद बेटे दूसरा है मेटल। मेटल को आप हीट कर दो और टिल्ट कर दो, लिक्विड को मेल्ट होने के बाद टिल्ट कर दो, उसे ब्लो करके और सडनली कूल कर दोगे तो उसी पैटर्न में क्या होता है, वो, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है और वो एमॉर्फस फॉर्म हो जाता है उसका, ठीक। एक और एग्जांपल आप लेना चाहोगे, ठीक है, तो क्या होता है, क्वार्ट्ज ले लेना आप, ठीक है। क्वार्ट्ज को हीट कर देना, मेल्ट करने के बाद कूल कर देना, वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, आप उसको चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ पर क्या किया आपने, क्वार्ट्ज ले लिया, ठीक, और हीटेड टू मेल्ट और सडन कूलिंग, वो क्या हो जाता है, ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये ग्लास में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, ये, हाँ, एमॉर्फस सॉलिड हो गया। मगर ये ध्यान रखना, रिवर्स ट्रू नहीं है इसका, यानी क्या हो गया, आप ग्लास को कितनी भी कोशिश कर लो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल था, ठीक है। कई एक बार क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में वो कन्वर्ट हो सकता है, बोथ वे नहीं होगा। आयोडीन के साथ ऐसा नहीं, आयोडीन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। राइट बच्चे, क्लियर। अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है, कि भाई एमॉर्फस सॉलिड हम लोग बाद में फिर देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, कोई वेरिएशन नहीं है। एमॉर्फस का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है तो उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। ग्लास को अलग पढ़ लेंगे किसी और टॉपिक में, प्लास्टिक और रबर को अलग पढ़ लेते हैं, ठीक, क्लियर। पेपर के लिए पेपर साइंस अलग होता है, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन या टाइप्स आप देखते हो, ठीक है, तो मेनली वो क्या होता है,
ठीक, 4 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? कोवलेंट सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। राइट? क्लियर? कोवलेंट, आयोनिक, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। ठीक, इसके बाद फिर आप देखोगे मॉलिक्यूलर के फर्दर फिर 3 टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, आइए बिल्कुल इसी पैटर्न में आप याद करना। ठीक है, कहीं और क्या मेंशन है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यहां जिस पैटर्न में लिखा गया है कुछ सोच के लिखा गया है, अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों ऐसा अरेंज किया है। कोवलेंट, आयोनिक, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चे, अब शुरू करते हैं हम लोग कौन सा, इनके कोवलेंट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो डायमंड ग्रेफाइट कोवलेंट के टाइप है, जितने भी सॉल्ट्स हैं सब आयनिक के टाइप है, मेटल सारे मेटेलिक हो गए। मॉलिक्यूलर का डिटेल स्टडी करते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड था, ड्राई आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, हाँ क्लियर, आइस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक, अब देखो बेटे कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, किसको कहते हैं, ठीक है, या उसमें क्या होता है बेटे। अब अभी यहाँ पे सबसे पहले एक देखो, जब भी हम लोग सॉलिड की बात करते थे, ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग कहते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स जब हम कहते हैं तो ये पार्टिकल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि वहां पर क्या होना चाहिए, एटम्स होता है। क्या होता है, एटम्स होना चाहिए या आयंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। जब भी कभी हम ये बात कहते हैं कि पार्टिकल्स, तो आपके दिमाग में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आना चाहिए, बाकी कोई और चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, कोवलेंट पार्टिकल में क्या होता है, एटम्स होता है। ठीक, क्लियर? को आप यहां पर चाहो तो ऐड कर सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल, ठीक है, दैट इज एटम्स आर अटैच्ड ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या कहता है कोवलेंट सॉलिड की जगह उसको नेटवर्क सॉलिड लिख देता है। ठीक है, और फिर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोवलेंट सॉलिड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है आसानी से। ठीक है बच्चे, इसलिए क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। और उतनी ही ज्यादा ये हार्ड और ब्रिटल होता है, मेलिएबल और डक्टाइल बिल्कुल भी नहीं होता। इतना स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर उसका नेटवर्क है कि एक पे फोर्स लगाते बाकियों पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, वो ब्रेक नहीं होता आसानी से। ठीक, क्लियर? उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई फ्री है नहीं, सब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इसलिए क्या हो गया, ये इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है बच्चे, ग्रेफाइट का। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होना चाहिए, और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसलिए क्या हो गया, वो गुड कंडक्टर है। इसके बाद आगे आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है सर, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बाइड्स। कार्बाइड्स आप याद कर लो, कोई भी कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड एक लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, ठीक, जिंक कार्बाइड हो गया, कोई भी कार्बाइड हो गया, बोरॉन कार्बाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप नाइट्राइड याद कर लो, नाइट्राइड कोई भी होगा, ठीक, वो क्या होगा, कोवलेंट सॉलिड होता है। ठीक, सल्फाइड्स में एक्सेप्शन है, इसलिए नहीं कहेंगे। ठीक है, एक बार जब नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं सर सल्फाइड्स, ZnS। ठीक है, आगे पढ़ोगे ये क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको नहीं रख रहे हैं सल्फाइड को। 2 वर्ड हमने आपको याद करा है, कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट। इसके बाद बेटे अगला है हमारा कौन सा, ये एग्जांपल्स आपको करा ही दिया गया है। अगला आता है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखोगे, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया, आयंस। ठीक है, आर अटैच्ड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड और क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉन्ड या कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी फोर्स लिखा होगा। ठीक, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मगर कोवलेंट वाले से कम होता है।
आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जा रहे हो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। कोवलेंट वाले का एक्सट्रीमली हाई था, इसका क्या है, हाई है, एक्सट्रीमली हाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हार्ड और ब्रिटल होता है, उनसे कम हार्ड होगा और ठीक है ब्रिटल होगा, राइट। इसके बाद ये भी इंसुलेटर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, किसमें, सॉलिड स्टेट में, बट क्या होता है, कंडक्ट इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, ऑब्लिक लिक्विड स्टेट, राइट बच्चे। यानी ये क्या होता है, सॉलिड है, सॉलिड अगर है तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स रैंडम मूव नहीं कर रहा है और आयंस का या इलेक्ट्रॉन का या कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट नेसेसरी है चार्ज ले जाने के लिए। जब सॉलिड है तो फ्री है नहीं, ठीक, तो नहीं कर पा रहा है। जो ही आपने मोल्टन फॉर्म ले आया, एक्वस फॉर्म ले आया, आप उसको हीट किए, लिक्विफाई हो गया, पार्टिकल्स फ्री हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर, प्रोटिक्स और एप्रोटिक, कोई भी पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ये क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा ये, ठीक है, और वहां पर एक गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और हीट का भी। हाँ, एग्जाम्पल जितने भी सॉल्ट्स हैं सब आयनिक सॉलिड है, ठीक। इसके बाद आते हैं बेटे मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी यहाँ समझने वाली बात है, ठीक। वो क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अटैच्ड ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल। यहां पर देखो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच फोर्स है, ठीक है। और यहां पर जो बॉन्ड है, पार्टिकल है, वो मेटल एटम्स है, ठीक है। क्या है पार्टिकल, क्या है यहां पर, मेटल, ठीक है, एटम्स, ठीक। अब देखो बेटे एटम्स को कैसे अट्रैक्ट करता है ये समझना जरूरी है, क्लियर। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक। देखो बेटे न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज और कोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको कंबाइनली हम लोग कहते हैं कर्नेल। क्या कहते हैं इन्हें, कर्नेल, राइट, क्लियर। और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होता है, कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्लियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एटम से दूसरे में और फिर फर्दर मूव करता है, इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब देखो बेटे एटम क्या हो, सॉरी क्या कहते हैं, मेटल्स का जो ये कर्नेल है, ठीक है, और दूसरे और बड़े सारे कर्नेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो इन कर्नेल्स के बीच, ठीक, अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। कैसे, ये कर्नेल इस कर्नेल को रिपेल कर रहा है, ये कर्नेल इस कर्नेल को, और इस कर्नेल में आपस में क्या है, रिपल्सन है, ठीक है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, राइट चार्ज। मगर क्या होता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी इसका पॉजिटिव कर्नेल इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को और इसका पॉजिटिव कर्नेल इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक, क्लियर। और इसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं, रैंडम मूव कर रहा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन सी होता है, ठीक। और अब जब क्या होता है, जब भी हम इसमें, ठीक, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक कर्नेल दूसरे का स्पेस लेके उन्हें स्पेस के बीच एडजस्ट होता जाता है, इसलिए मेलिएबल डक्टाइल हो जाता है, राइट। इसलिए क्या होता है, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल हो जाता है क्योंकि जो ही एक्सटर्नल फोर्स या हैमरिंग करते हैं, कर्नेल ग्लाइड ओवर ईच अदर, द स्फेरिकल कर्नेल ग्लाइड ओवर ईच अदर, दैट्स व्हाई मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान में देखो क्योंकि पूछ लेता है कि क्यों वो मेलिएबल और डक्टाइल होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये हमेशा गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, मैंने क्या कहा, कोई फ्री होना चाहिए। यहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सारे फ्री हैं चार्ज ले जाने के लिए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रैंडम,
चार्ज नहीं मूव करता है, ठीक है। जो ही ओरिएंट कर देते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, चार्ज कैरी हो जाता है। और जो ही फिर हटा दोगे ना, फिर वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहलाता है ये, ठीक है। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, कितने सारे नाम है, वो सारे आपके मेटेलिक सॉलिड हो गए, राइट। इसके बाद अगले में चलते बेटे हम लोग। मेटेलिक के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखोगे बेटे क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। मैं पहले बता दिया था मॉलिक्यूलर सॉलिड के, फिर और फर्दर क्लासिफिकेशन है, राइट। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 पार्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब देखो बेटे पहले इनमें ठीक समझते हैं क्या होता है। कांस्टेंट पार्टिकल आर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम, या ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक, क्लियर। यानी क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन देखोगे आप इन 3 एटम से जरूर अटैच होगा, फोन से, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच होगा फोन से, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक एटम से जरूर वो डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। अब देखोगे पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे H है और Cl है, H है और Cl है। यहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, ये बॉन्ड में यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है, राइट। इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल के बीच होता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक, हाँ। और इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब नॉन पोलर कैसे आइडेंटिफाई करें, उनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। कहीं से भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, 2 हाफ पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे I और I है, आप यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों एक ही तरह का एटम दिख रहा है। इस तरह से आप बेंजीन ले लो, इसको आप यहाँ से क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 2 सिमेट्रिकल पार्ट है यहाँ पर। ऐसा कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। एग्जाम्पल जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, जितना जरूरत है कि हम उसको पहचानना सीखेंगे क्या हो रहा है, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर में देखो हाइड्रोजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है आपका किससे, ऑक्सीजन से, ठीक। अमोनिया ले लो, NH3 है, ठीक है, सॉलिड। यहां भी क्या है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। फिर क्या होता है, HF है, ठीक है, हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, फ्लोरीन से। इस तरह का जो फोर्स होता है, क्लियर, हाँ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, ठीक। ये हार्ड होता है नेचर में, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा और हमेशा इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ फिर बॉन्डिंग है, ठीक, और कोई मूवमेंट नहीं है, क्लियर। उसके बाद ये इसके रिस्पेक्ट में पोलर मॉलिक्यूल सॉफ्ट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, HCl, SO2, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। आप HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। आप कितने भी सब्सटेंस लो ना, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए 1.9 से ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा हम कह दें और अप्रोप्रिएट तो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर क्या देखा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हाफ स्ट्रक्चर हो जाता हो कहीं भी, वो सब क्या हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है और काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। एग्जाम्पल हो गया हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, हाँ, H2 सॉलिड, Cl2, I2 ड्राई आइस, ठीक। बड़े सारे और एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। पहचानने का तरीका पता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा था कि एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न में लिखा गया है बेटे, ठीक, क्लियर। तो ये बिल्कुल एक पैटर्न में लिखा गया। कोवलेंट सॉलिड में एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट था, उससे कम क्या होगा, आयोनिक में होगा, उससे कम किसका होगा, मेटेलिक का होगा, उससे कम किसका होगा, मॉलिक्यूलर का होगा। मॉलिक्यूलर में क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड का ज्यादा होगा, पोलर का उससे कम होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का सबसे कम हो जाता है, राइट, क्लियर। इसके बाद बेटे
हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस आप बनाते रहिए एनसीईआरटी का, ठीक। अगली क्लास में हम बेसिक टूल्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तब तक फिर से कह रहा हूं एक बार, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते रहिए, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में इसके बेसिक टूल्स को पढ़ेंगे। बाय।